हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से उच्च शिक्षा प्रणाली वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में हायर एजुकेशन भी कहा जाता है, तो इस यूनिट के अंतर्गत हम एसआईक्यू को कवर करने वाले हैं, यानी कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने 10 जो है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए थे और क्वेश्चन के बारे में मैंने डिटेल भी बताने का प्रयास किया था। तो उसी प्रकार से आज की इस वीडियो में भी मैं सभी क्वेश्चन के प्रयास करूंगा कि डिटेल्स भी आपको बताऊं, लेकिन पूरी तरीके से ये वीडियो प्रैक्टिस सेट की तरह होने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और खुद से उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। इसके साथ ही साथ मैं आंसर भी बताऊंगा और क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने का भी प्रयास करूंगा, लेकिन सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, इससे कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा होगा। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, उसका आंसर मैं बताऊंगा और उसके बारे में भी डिटेल्स कुछ बताता हुआ चलूंगा। और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसमें से जो है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और इसके साथ ही साथ किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नामित विश्वविद्यालय, जिसको डीम्ड बी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ निम्नलिखित विकल्पों में से क्या और उपलब्धि होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी या मानद विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए या उसे बनाने के लिए किस प्रकार की अर्हता चाहिए, तो इन चारों विकल्पों में से जो है आपको अपना राइट आंसर बताना है। और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे लेवल का है, क्योंकि यूजीसी नेट नवंबर 2020 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और मैं कोशिश करता हूं कि 2019 के बाद के ही क्वेश्चन मैं ज़्यादातर कराऊं, क्योंकि उसके बाद से एनटीए जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उस लेवल के प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि ऑप्शन ए या बी या सी या डी सही है इन चारों विकल्पों में से। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SCOPUMWOS जर्नल में कम से कम 2 शोध प्रकाशन होना चाहिए। 2 शोध के प्रकाशन की बात की जा रही है प्रति संकाय में प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में हर अलग अलग जो संकाय होते हैं सब्जेक्ट के, तो उनसे जो है 2 शोध प्रकाशन होने चाहिए। वो किसमें, 2 जर्नल्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, SCOPUM और इसके साथ साथ WOS जर्नल में ये प्रकाशित होने चाहिए। अब थोड़ा सा इस डीम्ड यूनिवर्सिटी या नामित विश्वविद्यालय के बारे में भी मैं बता देता हूं। तो आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका होता है, दूसरा राज्य विश्वविद्यालय होता है, और एक निजी विश्वविद्यालय जिसको आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं, और एक आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी या मानित या नामित विश्वविद्यालय होता है, वो आपका चौथा होता है। तो 4 प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं। तो मैं आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूं। तो याद रखना है कि यूनिवर्सिटीज के अलावा जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में मैं जो भी पॉइंट आपको बता रहा हूं अच्छे तरीके से याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटीज के अलावा उच्च शिक्षा से जुड़े दूसरे इंस्टीट्यूट को जो है यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देती है। अब देखिए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो उच्च शिक्षा से जुड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको यूजीसी की सलाह पे, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सलाह पर केंद्र सरकार के द्वारा जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी और जो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसमें अंतर होता है। ऐसा नहीं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद से अमूमन यह दर्जा पाने के लिए संस्थान में शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा होना जरूरी माना जाता है। जैसे कि हर संकाय से जो है हर वर्ष कम से कम 2 शोध प्रकाशन, वो भी अच्छे जर्नल्स में यहाँ पर होने चाहिए। जर्नल्स का नाम मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। इस प्रकार से जो है यूनिवर्सिटी का स्टेटस बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह ही होता है, जैसे कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई और स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, लेकिन इन्हें स्वायत्तता अधिक हासिल होती है
और ये न सिर्फ अपना कोर्स और सिलेबस खुद डिजाइन कर सकते हैं बल्कि अपने एडमिशन और फीस संबंधी नियम भी बना सकते हैं। तो देखिए जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता होती है, ये अपने हिसाब से हर कोर्स का फीस क्या लेना है ये भी डिसाइड कर सकते हैं और कोर्स को किस प्रकार से डिजाइन करना है इसकी भी स्वतंत्रता इनके पास होती है, ये आपको याद रखना है। उम्मीद है कि डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। ये जो स्कोप आपका जनरल्स है इसमें बेसिकली भौतिकी संबंधी सामाजिक विषय जो है उससे संबंधी जो है जनरल्स को प्रकाशित किया जाता है। तो ये भी सारा कुछ देखिए मैं जितने संभव हो सकते हैं पॉइंट्स वो बताने का प्रयास करता हूं, चूंकि ये तो कॉन्सेप्ट का पूरा आपका वीडियो नहीं कि कोई मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में पूछा गया है, तो यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना जो कि सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हो। तो अब इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना और ये भी क्वेश्चन 2020 का है। देखिए जो क्वेश्चन आपके 2020 या 19 के उस तरह के प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं और कुछ नए प्रकार के प्रश्न भी मैंने लिए हैं, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का लेवल कैसा है। जैसा भी आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन का लेवल जो है अगली वीडियो में बढ़ाने का प्रयास करूंगा। बाकी ये अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑप्शन नंबर ए, बी या सी, डी में से कौन सा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा STRIDI, ये जो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है आपको इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी, जो है इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए याद रखना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो है सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता आधारित, राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जो है ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए एक नई पहल को जो है मंजूरी दी थी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ बिंदु इसके बारे में मैं बता देता हूं, जैसे कि ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च जो है नए वैचारिक, सैद्धांतिक, पद्धतिगत नवाचारों को बनाने के लिए विभिन्न विषयों के जांचकर्ताओं का एक टीम प्रयास है जो एक सामान्य समस्या को हल करने के लिए अनुशासन विशिष्ट दृष्टिकोण से परे एकत्रित और पार करता है। इसके साथ ही साथ यह केवल ज्ञान के उत्पादन से परे है और अकादमिक प्रयास के बाहर ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग तक फैला हुआ है और यह राष्ट्रीय विकास और लोगों की भलाई के लिए विश्वविद्यालय, सरकार, समुदाय, उद्योग के बीच बहुक्षेत्रीय संबंध बनाने का अवसर जो है आपका प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ यह मानविकी और मानव विज्ञान में उच्च प्रभाव अनुसंधान को प्रमुख प्रोत्साहन देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत सारा डिटेल्स बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए कोशिश करूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को मैं बताता हुआ चलूँ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण निम्न में से किस विभाग के द्वारा किया जाना निहित है, ये आपको बताना है। गेट्स व्यवस्था के अनुसार आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। पहला ए दिया गया शिक्षा, बी है विदेश, सी है वाणिज्यिक एवं व्यापार, डी है शहरी नियोजन। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट नवंबर 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो बहुत सारे छात्र मुझसे कहते हैं कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इजी हैं, ये पहले जब सीबीएसई यूजीसी नेट के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होता था तो उसके द्वारा पूछे जाते हैं। तो आपको बता दूं कि 2019 के बाद से जो है यहाँ पर एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर इंक्लूड करके आपको करा रहा हूँ ये 2020 के क्वेश्चन है। तो ये एनटीए के द्वारा ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि ये सीबीएसई यूजीसी नेट के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए। 2019 से पहले जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पेपर 1 के जो भी क्वेश्चन आप देखते हैं वो जो है सीबीएसई यूजीसी नेट की तरफ से पूछा गया, लेकिन अभी एनटीए के द्वारा जो कंडक्ट आपका एग्जाम कराया जा रहा है वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक एवं व्यापार। गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण इन सभी विकल्पों में से जो है वाणिज्यिक एवं व्यापार विभाग के द्वारा किया जाना निहित है, याद रखना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब हम तेजी के साथ प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि कम समय में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई हैं, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे तरीके से सीख लेना है। देखिए यहाँ पर क्योंकि स्टेटमेंट होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ऐसे प्रश्न बना पाएंगे, अन्यथा अगर तुके के बेस पे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ये स्टेटमेंट दिए गए, इन स्टेटमेंट को आपको इत्मीनान से पढ़ना है, समझना है, फिर नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट नवंबर 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा, एक तो आपका तीसरा यहाँ पर हो जाएगा उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार, और इसके साथ साथ चौथा हो जाएगा सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना, और पांचवा हो जाएगा उत्कृष्ट सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना। तो भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा इन सभी विकल्पों में से कौन सी संस्तुतियां दी गई थी? तो एक तो उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार करना है, और दूसरा सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना है, और तीसरा यहां पर दिया गया उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना है। तो इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक अभिकथन है और दूसरा तर्क आपका है। तो अभिकथन को भी पढ़ना है, तर्क को भी पढ़ना है, और उपयुक्त दोनों कथनों का अवलोकन, यानी कि इसको अच्छे से समझने के बाद ही आपको इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट नवंबर 2020 में पूछा गया है। सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिए, निश्चित रूप से आपका बढ़िया स्कोर होगा हायर एजुकेशन का जो आपका यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली वाला। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, और यहाँ पर जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों आपका सही है। अभिकथन में बताया गया कि भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट माना जाता है। अच्छी बात है, हम सभी जानते हैं कि पहली हमारी प्रायोरिटी क्या होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तब हम स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ अप्रोच करते हैं, वहाँ पर भी एडमिशन नहीं मिलता तब जाकर हम प्राइवेट विश्वविद्यालयों की तरफ देखते हैं। लेकिन कोशिश यही करते हैं कि गवर्नमेंट जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर हमारा एडमिशन हो जाए और उसमें जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पर एडमिशन मिले। तो जाहिर सी बात है कि भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को जो है उत्कृष्ट माना जाता है। तर्क दिया गया है कि अति श्रेष्ठ छवि होने के बावजूद भी ऐसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं होता है। तो ये भी एक कड़वी सच्चाई है, आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जब भी विश्व की रैंकिंग होती है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो ये टॉप 100 में भी अपना स्थान नहीं बना पाते हैं। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी मैं हाल की जो रैंकिंग हुई है 2022 की, उसके बारे में भी बता देता हूं। तो देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में अपने पहले के जो स्थान है 501 से 10 के बीच में, उससे फिसल कर जो है ये 521 से लेके 530 की कैटेगरी में आ गई है, यानी कि और ये डाउन पे चली गई है। और जेएनयू की अगर हम बात कर ले तो ये इसकी जो रैंकिंग पहले थी 561 से 70 के बीच में थी, अब ये घटकर 601 से लेके 650 के बीच में जो है आ गई है। और जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि पिछले वर्ष में जो है आपका यानी 2021 में 751 से 800 के बीच में इसका स्थान था वर्ल्ड रैंकिंग में, अब ये 801 से 1000 के बीच में आ गई, यानी कि अभी इनकी स्थिति और डाउनफॉल जा रही है, यानी कि नहीं स्थिति बहुत बेहतर होती जा रही है। अब इसका क्या कारण है, इस पर रिसर्च होता या नहीं, इसकी एक रिपोर्ट जो है व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करके जो है बताना चाहिए लोगों को, और इस पर एक समीक्षा की जानी चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों हो रही है कि हम टॉप 100 में या टॉप 10 में अपनी जगह विश्व में क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन तर्क दोनों सही है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया और ऑप्शन बी आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा छात्रों की अभिवृत्ति, मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। इस संदर्भ में शोध की कौन सी पद्धतियां उपयुक्त होगी? यहाँ पर कुछ शोध की पद्धतियां दी गई हैं, आपको बताना है कि इस संदर्भ में कौन सी शोध की पद्धति या मेथड जो है ज़्यादा बेहतरीन होगा। और उसके बाद से नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है।
देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। एक तो तीसरा वर्णनात्मक पद्धति और उसके बाद से चौथा नृजातीय पद्धति। तो ये दोनों पद्धति जो है आपका उपयुक्त होगी। किसी भी विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा छात्रों की अभिवृत्ति मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। तो इन दोनों के लिए ये जो सिचुएशन बताई गई है कि कौन सी मेथड जो है सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, तो वर्णात्मक पद्धति और निर्जातीय पद्धति, ये याद रखना है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्र तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि तथा शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन शोध समस्या हेतु किसे स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जा सकती है, ये आपको बताने का प्रयास करना इन चारों विकल्पों में से। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है यूजीसी नेट दिसंबर 2019 से। ये भी एनटीए के द्वारा जब एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन ये है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लिंग को। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्र तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि तथा शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन शोध समस्या हेतु किसे स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जा सकती है। तो इसमें जो स्वतंत्र चर आपका होगा लिंग को, इसको स्वतंत्र चर की जो है संज्ञा दी जा सकती है, ये आपको याद रखना है। बाकी शैक्षिक उपलब्धि को, शिक्षण प्रणाली को, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को, इसको आप जो है आश्रित चर की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इसके बारे में मैंने पहले भी काफी कुछ आपको बता रखा है। तो आई होप कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किनके विलय या पुनः नामकरण के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन लिया है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, इन सभी को जो है मिलाकर जो है जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई है, याद रखना है आपको। अगर इसके गठन के बारे में हम बात कर लें कि इसका गठन कब हुआ था, तो 2019 में आपका हुआ था। ये भी आपको ईयर्स जो है याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि इस डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है आपके यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, याद रखना है आपको। और इनको किन किन मंत्रालयों को जो है आपस में जो है जोड़कर इस मंत्रालय की स्थापना की गई है, तो जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय, इन सभी को आपस में मर्ज करके एक नया मंत्रालय बनाया गया जो जल शक्ति मंत्रालय है, जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी। और वर्तमान में इस डिपार्टमेंट के जो है मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग के त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा मदों की पहचान करें। तो यहाँ पर कुछ मद दिए गए स्टेटमेंट के फॉर्म में से, और क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा गया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग के त्रिवर्षीय कार्य जो एजेंडे बनाए गए थे, उन मदों में से कौन से मद शामिल है, जो कि यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, उनका चुनाव करना है। और नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक तो आपका दूसरा एजेंडा था विनियामक तंत्र में सुधार करना। इसके साथ ही साथ तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा परियोजना और शोधार्थी केंद्रित शोध अनुदानों पद्धति की जो है स्थापना करना। इसके साथ ही साथ चौथा है शोध संस्कृति का संवर्धन करना, यानी उसको बढ़ावा देना। तो ये तीन जो है इन सभी विकल्पों में से उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग के त्रिवर्षीय कार्य एजेंडे के मदों में शामिल हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा व्यक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिकता के निर्वहन का अवसर देने की उच्च क्षमता होती है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके द्वारा ये पॉसिबल है। औपचारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नैतिक शिक्षा या मूल्य शिक्षा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैतिक शिक्षा के माध्यम से। इन सभी विकल्पों में से उस शिक्षा का स्वरूप पहचान हमें करना था जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा
व्यक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिकता के निर्वहन का अवसर देने की उच्च क्षमता होती है। तो ये नैतिक शिक्षा अगर देंगे तो ये सारी चीजें हो सकती है, अन्यथा अगर आप औपचारिक शिक्षा दे रहे हैं, तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं, मूल्य शिक्षा, तो उससे ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो यहां पर ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है क्योंकि ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किए होंगे और इन 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए उसमें से कितने आपके स्कोर रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत सारी ऊर्जा और मोटिवेशन मिलती है ताकि हम इसी प्रकार से काम करते रहें और आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करें। लाइक करिए, शेयर करिए। इसके साथ ही साथ किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, सर मुझे इस टॉपिक से जो है वीडियो चाहिए, इससे क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा, कितना भी टाइम बिजी होगा लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करूं। तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी मुझे पता चल पाएगा। इसके साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चाहे देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम रिलेटेड अपडेट भी चाहते हैं ऑथेंटिक वे में, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। निश्चित रूप से आपको इस चैनल से फायदा मिलेगा। हम अपना कभी लाभ नहीं सोचते, हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि आपको लाभ मिल पाए और उसके लिए हम निरंतर जो है काम करते रहते हैं। देखिए अकेले मैं सारा काम करता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बेहतरीन तरीके से मैं टाइप करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मैं टाइप कर सकता हूँ, किताब को पूरा स्कैन कर सकता हूँ, प्रैक्टिस सेट को, लेकिन इस तरीके से ताकि एक एक शब्द आपको अच्छे तरीके से स्क्रीन पे दिखाई दे ताकि आप प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे पाएं। यही मेरा प्रयास रहता है। बाकी आप कहेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मैं एक साथ करा सकता हूं, मैं कोई क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी नहीं करूंगा, बस क्वेश्चन को कराते हुए आपको कम से कम जितना मैंने अभी समय लिया उतने ही समय में आपको 30 प्लस क्वेश्चन या 40 प्लस क्वेश्चन मैं करा सकता हूं, लेकिन वो कंटिन्यूअस वीडियो आपका चलता रहेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।